अब देखिए नेक्स्ट आता है फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड रेडिएशन। देखिए जब हमने बात की थी थर्ड और फोर्थ पोस्टुलेट की, तो उसमें हमने देखा था कि क्लासिकली तो बोलता है कि जब ऑर्बिट्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट करनी चाहिए या एमिट करनी चाहिए, बट एक्चुअली में कोई रेडिएशन एमिट नहीं होती। एमिट कब होती है, उसके लिए कंडीशन है कि इलेक्ट्रॉन या तो जंप करेगा या फिर फॉल करेगा एक एनर्जी स्टेट से दूसरी एनर्जी स्टेट्स के लिए, और जंप या फॉल कैसे होगा वो देखते हैं कैसे होगा। तो अब हमने क्या किया, लेट द इलेक्ट्रॉन मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम द क्वांटम एन आई स्टेट। ओके, इसने क्या किया देखो, मैं तो जाता हूँ फर्स्ट पैराग्राफ क्या बोल रहा है। ये कह रहा है कि एन आई एक कोई भी इनिशियल स्टेट है, एन एफ भी कोई भी एक इनिशियल स्टेट है, ठीक है। तो क्या होता है देख, उसके करॉस्पॉन्डिंग जब एन आई जो है मतलब ऑर्बिटल स्टेट है, उसकी एनर्जी टोटल एनर्जी है ई आई और इसकी है ई एफ, ठीक है। अब मानते हैं एम एन आई बड़ा होगा एन एफ से, हमने सपोज कर दिया, तो मतलब जिसमें पहले इलेक्ट्रॉन है वो बड़ा है और जिसमें जाएगा फाइनल में वो छोटा हो जाएगा, तो इसके हिसाब से ई आई भी बड़ा होना चाहिए ई एफ से, ठीक है। अब बोहर ने एक कंडीशन बताई थी कि जो कितना एनर्जी का चेंज होगा वो उतना होगा जितनी मतलब दोनों का डिफरेंस होगा। तो एच म्यू हो गया तेरा वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, ये फ्रीक्वेंसी हो गया इलेक्ट्रॉन की, और ई आई माइनस ई एफ लिख सकता है। चलो नेक्स्ट आएगा। अब क्या किया उसने, V इक्वल्स टू एच को इस तरफ ले गया, ई आई माइनस ई एफ अपॉन एच हो गया। अब 1 अपॉन एच बाहर ले लिया, ई आई माइनस ई एफ की वैल्यू डाली। अब ये ई आई माइनस ई एफ कैसे आया मैं बताता हूँ। इसने ई की वैल्यू देखो क्या है, -1 अपॉन एन स्क्वायर जेड स्क्वायर ई पावर 4 एम, ठीक है। इसने एन स्क्वायर की जैसे यहाँ पे ई एन है तो एन स्क्वायर लिखा है, यहाँ पे क्या है ई आई है तो यहाँ पे एन आई लिख देंगे और ई एफ की जगह एन एफ लिख देंगे। तो वैसे ही कर दिया, बाकी चीज़ें कॉमन आ जाएगी, -1 अपॉन एन ई एन आई का स्क्वायर, और माइनस होगा यहाँ पे देखो, यहाँ माइनस था और एक जो इसका माइनस है वो प्लस हो जाएगा, तो 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर, और प्लस वाली टर्म आगे लिख देते हैं, माइनस वाली टर्म पीछे लिख देते हैं अपने सूटेबल के लिए, तो ये हो जाएगा। अब देखिए इसने क्या किया, यहाँ से इस h को भी अंदर ले गया तो वो h क्यूब हो गया, ठीक है, ये आ गया। अब इसने क्या किया, z स्क्वायर को अलग कर दिया, क्योंकि h एटम के लिए h एटम के लिए z नहीं लिखते क्योंकि z इक्वल्स टू 1 होता है, और h एटम लाइक हाइड्रोजन एटम्स के लिए हम z लिखते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये आ गया और यहाँ तो लिख दिया इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर निकालना। वेव नंबर देखो क्या होता है, वेव नंबर होता है ये, इसको हम कहीं जगह हमने याद है पिछले वाली जो पढ़ा था उसमें k से डिनोट किया था, k इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा या k इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा। 2 पाई और 1 बाय लैम्डा इसलिए सेम कर देते हैं क्योंकि देखो यहाँ पे 2 पाई भी एक कांस्टेंट की तरह ही लेते हैं, ठीक है। तो ये देखो अब लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, लैम्डा म्यू बाय, अब देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, हमने पता है कि ये 1 बाय लैम्डा होता है, ओके। अब एक फार्मूला था म्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं सी इंटू 1 बाय लैम्डा, और ये इसकी जगह सी इंटू वी बार पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम सी इंटू वी बार पुट कर देंगे, बट ये वाला सी हमने यहाँ ले गया, देखो दिख रहा है, तो ओके ये लिख दिया, जेड स्क्वायर अलग कर दिया। इस चीज़ को हमने आर इन्फिनिटी से डिनोट कर देते हैं, रीडबर्ग्स के कांस्टेंट की तरह होता है पर फॉर इन्फिनाइट के लिए होता है, ठीक है। तो अब देखेंगे क्या चीज़ होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये देखो, इसको आप बस इस चीज़ को मत देखना, ऊपर वाले को ही देखो। अभी फिलहाल मैं बताऊंगा ये आर इन्फिनाइट कब रीडबर्ग्स कांस्टेंट बनता है, कंडीशन होती है उसके लिए भी एक। तो ये फॉर्मूला बन गया म्यू वेव नंबर इक्वल्स टू आर इन्फिनिटी जेड स्क्वायर 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन आई स्क्वायर। यहाँ पे एन आई क्या है, इनिशियल एन है और ये है फाइनल एनर्जी स्टेट। अब देखो ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज, जो हमने भी पीछे फॉर्मूला आया था ना हमारे पास वेव नंबर वाला, उससे हम अब एक सीरीज निकालेंगे। हम इसकी जगह डायरेक्ट अभी लिख देता हूँ आर एच की वैल्यू होती है 1.097 इंटू 10⁷ मीटर इनवर्स। मैं बता दूंगा आर इन्फिनिटी से आर एच कैसे आया है आगे वाले टॉपिक्स में, बट अभी आप मान लीजिए कि आर इन्फिनिटी आर एच इक्वल ही है। तो द ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज कैन इजीली बी अंडरस्टूड फ्रॉम द बोहर थ्योरी, ठीक है। वेव नंबर है आर इन्फिनिटी था, आर एच लिख दिया, जेड स्क्वायर 1 अपॉन एन एफ माइनस 1 अपॉन एन आई स्क्वायर, ठीक है। अब हाइड्रोजन के लिए जेड बताया था 1 हो जाता है, तो ये हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रल सीरीज निकालेंगे हम, यहाँ पे ये वैल्यू है, ठीक है। अब सीरीज ऑफ द लाइन एमिटेड बाय द हाइड्रोजन, अब देखिए ये सीरीज निकलती है लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट पी फंड,
ठीक है, इनको याद करने के लिए सबसे एक आसान तरीका बताता हूँ, LB BP P, मतलब 2 बार, एक बार तो L लिख दिया, फिर 2 बार तेरा B आएगा, मतलब L के बाद B आएगा, फिर एक छोड़ के B आएगा, और जो बीच में दोनों के BP बचा, देखो जैसे क्या है L B P B P, मतलब L B P P B, ठीक है। लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पी फंड, ठीक है। और याद करना है कि पहले बाल्मर आएगा कि ब्रैकेट आएगा, तो पहले बी के बाद अल्फ़ाबेटिकली ब्रैकेट बी आर, इधर आर है तो बाद में आएगा, ए पहले है तो ए, ये चीज़ पहले आ जाएगी। ऐसे ही पी ए, पास्चन में पी तो दोनों में ही है, पर ए पहले आता है कि एफ पहले आता है, ए पहले आता है, तो पास्चन वैली पहले आ जाएगी, पी फंड बाद में आएगी। अब देखो फॉर्मूला क्या हो जाता है, सेम है, ऊपर से NF, देखो NF जो है, ठीक है, NF की जगह आपने 1 2 3 4 5 लिख देना है, ठीक है, मतलब जिस अकॉर्डिंग से वो सीरीज में होगी। देखो लाइमन आएगी तो पहले की जगह 1 आएगा, ये 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, इनका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस n आई की जगह n लिखा। n की वैल्यू कहाँ से जाएगी, जहाँ से ये है उससे नेक्स्ट नंबर से शुरू होगी इन्फिनाइट तक, 2 3 4 5, इसकी n2 है तो ये 3 4 5, ये 3 है 4 5 6, 4 है 5 6 7, 5 है 7 8 9, ठीक है। ऐसे ही ये याद कर लेनी है एक बार, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड। लाइमन का 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और जो नेक्स्ट n है उसकी वैल्यू 2 3 4 5, ऐसे इस नंबर से नेक्स्ट से शुरू हो जाएगी। जैसे अगर 2 है, जैसे अगर मैं ऐसे पूछ लूँ, देखो ब्रैकेट का फॉर्मूला क्या होगा, ब्रैकेट देखा हमने चौथे नंबर पे, ओके, RH ब्रैकेट के अंदर 1/4 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, और जो n की वैल्यू होगी 5 से शुरू इन्फिनाइट तक, यही है, देखो यही है, बस इस पर भी डायरेक्ट न्यूमेरिकल आ जाएगा, डायरेक्ट फार्मूला याद रखने की ज़रूरत है।